तो अपन देखते हैं क्या है। सबसे पहले बुद्धि क्या है? तो परिभाषा है अपने परिवेश को समझने की क्षमता, विवेकपूर्ण चिंतन और चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। तो इसमें क्या-क्या हो गई? परिवेश को समझना, विवेकपूर्ण चिंतन करना और चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। फिर आता है कौन? निसेर और सहयोगी। अब निषेध ने और सहयोगी ने सेम ही डेफिनेशन दी है। क्या-क्या? परिवेश को समझना, विवेकपूर्ण चिंतन और चुनौतियों का सामना। ठीक है? फिर बोरिंग। अब बोरिंग कहता है बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। तो जैसे बुद्धि के टेस्ट करने के लिए अपन कोई मतलब परीक्षण करते हैं, ठीक है? वही उसके उसके अकॉर्डिंग बुद्धि है। जैसे कि अपन किसी को तीसरी क्लास के बच्चे को बोलें कि भाई एबीसीडी सुना, तो अगर उसने वो सुना दी तो हाँ, उसके अंदर बुद्धि है, वो बुद्धिमान है। फिर वेशलर आता है। वेशलर क्या कहता है कि ये एक क्षमताओं का समूह है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, एक तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, सह-विवेक चिंतन करता है और पर्यावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है। तो जैसे ये परिवेश को समझना यानी कि पर्यावरण के साथ प्रभावी समायोजन, ये तो सेम ही बात हो गई। विवेकपूर्ण चिंतन, तो इसमें सर्वविवेक चिंतन आ गया। अब इसमें एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार अलग है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे एटीडी से, एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली, डील इफेक्टिवली। फिर आता है अल्फ्रेड विनय। अब विनय क्या कहता है? विनय के अनुसार जेयूआर मॉडल दिया है, जिसने बोला है जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल। यानी कि अच्छा निर्णय लेना, अच्छा बोध करना और अच्छा तर्क प्रस्तुत करना। यही अल्फ्रेड विनय के अनुसार है। फिर ऑक्सफोर्ड आता है। ऑक्सफोर्ड कहता है प्लग मॉडल, यानी कि एबिलिटी है इसमें प्रत्यक्ष करने की, सीखने की, समझने की और जानने की। तो परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। योग्यता है किसकी? प्रत्यक्ष करने की, सीखने की, समझने की, जानने की। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन। तो रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन क्या कहते हैं? ये कहते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारों का एक संपूर्ण वर्ग है। कौन से? कॉग्निटिव बिहेवियर्स का। ठीक है? एक संपूर्ण वर्ग है जो व्यक्ति को सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता देता है। किसकी? एक तो समस्या का समाधान, इन नई परिस्थितियों में समायोजित होने की, अमूर्त रूप से सोचने की और अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता है। तो क्या-क्या है? समस्या का समाधान, नई परिस्थितियों में समायोजन और अमूर्त रूप से चिंतन और अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता है। फिर दास आए। दास ने बोला पास मॉडल। पास थ्योरी दी, उनके अकॉर्डिंग क्या है? योजना, ध्यान, एक साथ और क्रमिक, यानी कि प्लानिंग, अटेंशन, स्टिमुले सॉरी साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। तो उन्होंने 5 मॉडल दिया है, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। योजना, ध्यान, एक साथ और क्रमिक। ठीक है? फिर बुद्धि की विशेषताएँ क्या हैं? तो ये मानसिक क्षमताओं का योग है, जिसमें प्रत्यक्ष, सीखना, समझना ये होता है। फिर दूसरा, व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करता है। फिर तीसरा, कठिन परिस्थितियों में समाधान निकालता है। चौथा, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है। पाँचवाँ, अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है इसके द्वारा व्यक्ति। ठीक है? तो ये बुद्धि की विशेषताएँ हैं। तो वातावरण के साथ समायोजन, मानसिक क्षमताओं का योग है, कठिन परिस्थितियों में समाधान निकालता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, अमूर्त चिंतन करता है। अब भारतीय परंपरा में बुद्धि क्या है? तो अंग्रेजी में तो इंटेलिजेंस कहते हैं, पर संस्कृत में बुद्धि कहते हैं और ये इंटेलिजेंस से ज़्यादा व्यापक शब्द है। कौन सा? बुद्धि। अब जो भारतीय परंपरा में बुद्धि है ना, उसको समाकलित बुद्धि कहा है, इंटीग्रल इंटेलिजेंस। यानी कि कुछ 3-4 चीज़ों का योग है ये। ठीक है? तो समाकलित बुद्धि है ये, ठीक है? भारतीय है उसमें परंपरा में। तो ये कौन-कौन सी क्षमताओं का योग है? तो जैसे 4 क्षमताएँ हैं जो अपन को बतानी होती है। भारतीय परंपरा में 4 प्रकार की बुद्धि क्षमताएँ बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। पहली है संज्ञानात्मक क्षमता, फिर है सामाजिक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता और उद्यमी क्षमता। तो कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और उद्यमी। अब संज्ञानात्मक से तो इंसान सोचता है, समझता है, विभेदन करता है, समस्या, समाधान, प्रभावी संप्रेषण करता है। सामाजिक से सामाजिक व्यवस्था, नियमों के प्रति सम्मान करता है, समरसता करता है, प्रभावी चिंतन करता है। फिर संवेगात्मक, इसमें संवेग, परिपक्वता एवं नियंत्रण की बात होती है, आत्म-मूल्यांकन होती है, शिष्टता और अच्छे व्यवहार की बात होती है। फिर उद्यमी, उद्यमी होता है प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, नवाचार, धैर्य, लक्ष्य, निर्धारित व्यवहार। तो ये सब होती हैं इसमें। किसमें? 4 प्रकार की क्षमताएँ बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं इसमें। संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और उद्यमी। फिर बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार
3 प्रकार की बुद्धि बताइए, कौन-कौन सी? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के 3 प्रकार बताएँ किसने? थॉर्नडाइक ने। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक होती है वह सामान्य मानसिक क्षमताएँ जिससे एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है, उनके साथ कुशलता से व्यवहार करता है। ठीक है? तो क्या है? मानसिक क्षमताएँ, जो एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है और उनके साथ कुशलता से व्यवहार कर रहा है। फिर सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है? तो उनके सामाजिक संबंध भी अच्छे होते हैं, जिनकी सामाजिक बुद्धि अच्छी है और उन्हें प्रतिष्ठा भी मिलती है। ठीक है? फिर मूर्त बुद्धि क्या है? तो वह मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति ठोस, मूर्त अथवा वस्तु के महत्व को समझता है, उसका परिचालन उपयुक्त ढंग से अलग-अलग परिस्थितियों में करता है। तो क्या करता है ना, वस्तुओं के महत्व को समझता है, ठोस, मूर्त उन चीज़ों को, ठोस वस्तुओं को, मेटल हो गए उनको, वस्तुओं को। तो और उनका जो यूज़ है, परिचालन है, उपयुक्त ढंग से करता है अलग-अलग परिस्थितियों में। फिर अमूर्त बुद्धि, तो ये मानसिक क्षमताएँ जिसमें व्यक्ति गणितीय, शाब्दिक संकेतों, चिन्हों के संबंधों को समझ पाता है। तो इसमें जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई या फिर शाब्दिक संकेत हो गए, चिन्ह हो गए, उनके संबंधों को समझ पाता है और उनकी उचित व्याख्या करता है। अधिक अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति सफल कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। तो ये किसकी हो गई? थॉर्नडाइक की। फिर है हार्वर्ड गार्नर। तो हार्वर्ड गार्नर है जो, ये इसने बताया है, इसके अनुसार 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। इसके अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है और ये भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियों का मिश्रण है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो इसने बोला है कि कोई एक बुद्धि नहीं होती, मतलब बहुत सारी बुद्धियों का तत्व होते हैं, मिलके बनती है वो। और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। जैसे कि 8 बताइए तो उसमें 8 कौन-कौन सी? एक तो शारीरिक गति संवेदी, ठीक है? बॉडी मूवमेंट वाली, ठीक है? फिर दूसरी बताइए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फिर एक है अंतःवैयक्तिक, फिर एक है प्रकृतिवादी बुद्धि, एक है भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, देशिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि। अब इनको देखते हैं। तो पहली आती है भाषागत बुद्धि, जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक। तो शब्दों का बोध करते हैं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित होता है, इनका प्रभावी उपयोग करने की क्षमता ही भाषागत बुद्धि है। तो शब्दों का बोध कि अपन क्या बोल रहे हैं, शब्दों के बीच संबंध होना चाहिए और इनका प्रभावी उपयोग करने की क्षमता। ठीक है? कवि, लेखक, वक्ता इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है? फिर तार्किक गणितीय, इसमें वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान का कौशल होता है। एक तो वैज्ञानिक चिंतन कर पाए, समस्या समाधान का कौशल होता है। ठीक है? तो ये सब है। इसके उदाहरण देखें तो अपन गणितज्ञ हो सकते हैं या फिर साइंटिस्ट हो सकते हैं। फिर देशिक, देशिक यानी विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, तो दृश्य प्रतिरूप निर्माण का कौशल होता है। ये मानसिक बिंबों को बनाने, उपयोग करने तथा मानस पर परिमार्जन की योग्यता है। ठीक है? तो देशिक बुद्धि मानसिक बिंबों को बनाने का, उपयोग करने का, मानस पर परिमार्जन करने की योग्यता है। विमान चालक, नाविक ये इसके उदाहरण हैं। फिर संगीतात्मक बुद्धि, तो संगीत, लय, अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता होती है। ठीक है? ऐसे व्यक्तियों में ध्वनि, स्पंदों और संगीत रचनाओं के प्रति संवेदनशीलता होती है और ये संगीतज्ञ होते हैं अच्छे। ठीक है? तो संगीत, लय, अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता संगीतात्मक बुद्धि में। फिर शारीरिक गति संवेदी, तो व्यक्ति के पेशीय कौशल की योग्यता होती है। तो व्यक्ति में क्या पेशीय कौशल की योग्यता होती है जिससे उसका शरीर और उसके भाग के लोच का प्रयोग एक सृजनात्मक प्रदर्शन करता है। ठीक है? तो संपूर्ण शरीर या उसके किसी एक भाग का लोच का प्रयोग सृजनात्मक प्रदर्शन करना, जैसे धावक हो गया, खिलाड़ी हो गया, तो उनमें शारीरिक गति संवेदी होती है। फिर एक है अंतरवैयक्तिक, तो अंतरवैयक्तिक होती है दूसरों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की अभिप्रेरणाओं, भावनाओं, व्यवहार का सही बोध करता है, उचित प्रतिक्रिया देता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श, तो ये कौन होते हैं? जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, जो अपने हो गए ना, डॉक्टर होते हैं वो लोग, फिर परामर्शदाता हो गए, राजनेता हो गए, तो ये दूसरों के व्यवहारों को अच्छे से समझ पाते हैं। फिर अंतःवैयक्तिक, तो अपनी भावनाओं, इच्छाओं को जानना, अपनी शक्ति, कमजोरियों का ज्ञान, उनमें विवेक का कौशल होता है। ठीक है? फिर होते हैं प्रकृतिवादी, तो पर्यावरण का बोध, प्रेम तथा इनके साथ संबंधों के प्रति संवेदनशीलता, ये होती है प्रकृतिवादी। उदाहरण हो गए किसान, पर्यावरण शास्त्री, पक्षी विशेषज्ञ आदि। अस्तित्ववादी बुद्धि होती है एक, इसने पान में एक अस्तित्ववादी बुद्धि भी जोड़ दी। किसने?
अपने इसने हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसने बोला था मानव संसार के छुपे रहस्यों का ज्ञान ही अस्तित्ववादी बुद्धि है। किसी भी समस्या समाधान खोजने में ये विभिन्न बुद्धियाँ आपस में अंतःक्रियाएँ करती हैं। दुर्घटनावश किसी एक बुद्धि का कोप हो सकता है परंतु इसका अन्य पर असर नहीं पड़ता, ठीक है? तो यही क्या है अस्तित्ववादी बुद्धि है। फिर आती है कौन-सी संज्ञानात्मक बुद्धि। अब ये क्या होती है? तो कोई संदर्भ होता है, उसके प्रति अगर अपन संवेदनशील हैं, उसको समझ रहे हैं, फिर विवेचन क्षमता है और फिर समस्या समाधान की योग्यता है और प्रभावी संप्रेषण क्षमता है। तो यही होती है, तो संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, समझ, विवेचन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता और प्रभावी संप्रेषण क्षमता, यही क्या है संज्ञानात्मक बुद्धि। इसके प्रकार हो सकते हैं 2, एक तो अमूर्त हो सकता है, एक मूर्त हो सकता है। अमूर्त होता है, ये संप्रत्यय पे आधारित होता है, ठीक है? चिन्ह संकेत को समझता है ये अच्छे से, ठीक है? जैसे उदाहरण हो गए इसके चित्रकार, गणितज्ञ, अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि हो गई इसका संबंध यंत्रों से, मशीनों से है और यह अनुभव पर आधारित है। उदाहरण हो गया इसका कारीगर, ठीक है? फिर पियाजे। पियाजे का संज्ञानात्मक बुद्धि विकास का सिद्धांत। तो ये कहता है पियाजे कि बच्चे मानसिक विकास के 4 अलग-अलग चरणों से गुजरते हैं, पियाजे कहता है, ठीक है? और जिनमें प्रत्येक में दुनिया को सोचने समझने के अलग-अलग तरीके होते हैं। संवेदी क्रियात्मक 0-2 प्राक प्रचलात्मक अवस्था 2 से 7 और मूर्त प्रचलात्मक इसमें होती है 7 से 14। फिर औपचारिक प्रचलनात्मक इसमें होती है 12 से 15। तो संवेदी क्रियात्मक इसमें इस चरण के दौरान शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर क्रिया के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने से। तो अपनी इंद्रियों और मोटर क्रियाओं का यूज करते हैं इस वाले संवेदी क्रियात्मक में। फिर होता है प्राक प्रचलनात्मक में। ये आती है इसमें बस बच्चे वस्तुओं और घटनाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो कोई वस्तु हो गई, कोई घटना हो गई, तो उनको सीखने के लिए क्या करते हैं वो प्रतीकों का उपयोग करते हैं। फिर मूर्त प्रचलनात्मक, तो इसमें बच्चे अपनी सोच में अधिक तार्किक और व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अधिक तार्किक हो गए और व्यवस्थित हो गए हैं। फिर औपचारिक प्रचलनात्मक आ गई, तो अमूर्त और काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसमें कौन सी अमूर्त रूप से और काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमता, वे समस्याओं को व्यवस्थित रूप में हल कर सकते हैं। ये होगी औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। फिर होगी कौन-सी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक क्या है? सोशल इंटेलिजेंस। तो सामाजिक परिस्थितियों में को प्रभावी ढंग से समझने, उनके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। इसमें सामाजिक संकेतों, मानदंडों और सामाजिक संबंधों के बारे में जागरूक होना होता है, ठीक है? तो परिभाषा क्या है? सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से समझने, उनके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। इसमें सामाजिक संकेतों, मानदंड और सामाजिक संबंधों के बारे में जागरूक होना होता है, ठीक है? सामाजिक बुद्धि में। व्यक्तियों की अन्य के साथ व्यवहार, उचित-अनुचित में अंतर की क्षमता होती है। जिससे वह समाज या परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति हुई है जैसे कि थॉर्नडाइक। इसके अनुसार अन्य व्यक्तियों को समझने, उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करने की क्षमता होती है। तो आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति थॉर्नडाइक। इसके अनुसार अन्य व्यक्तियों को समझने, उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करने की क्षमता। सामान्य बुद्धि से ज़्यादा उपयोगी होती है, थॉर्नडाइक कहता है। कौन-सी? तो ये जैसे परिभाषा तो ऊपर वाली थी, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से समझने, उनके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। और इसमें सामाजिक संकेत, मानदंड और सामाजिक संबंधों के बारे में जागरूक होना होता है सामाजिक बुद्धि में। ठीक है? व्यक्तियों की अन्य के साथ व्यवहार, उचित-अनुचित में अंतर, जिससे सामाजिक परिवेश में सामंजस्य स्थापित कर सके। तो ये होगी सामाजिक बुद्धि नॉर्मली तो। पर थॉर्नडाइक ने भी बोला है सामाजिक बुद्धि के बारे में, उसने बोला कि अन्य व्यक्तियों को समझने, उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करने की क्षमता। फिर डैनियल गोलमैन आया, उसने भी इसके बारे में कुछ बताया, तो उसने बुलाया सामाजिक दक्षता। ये पारिवारिक संबंधों को समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता होती है। तो जो पारिवारिक संबंध होते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पारिवारिक नहीं पारस्परिक। तो इंटरपर्सनल रिलेशन, तो पारस्परिक संबंध होते हैं किसी 2 इंसान के बीच में, उनको समझना और उनको प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता है डेनियल गोलमैन के अनुसार। फिर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरवैयक्तिक जो दूसरों के व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की अभिप्रेरणाओं, भावनाओं, व्यवहारों का सही बोध करते हुए उचित प्रतिक्रिया देते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो अंतर्वैयक्तिक है ना, वो एक तरीके से सामाजिक बुद्धि ही है, क्योंकि उसमें भी हम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, दूसरे की अभिप्रेरणाओं को समझ रहे हैं, है ना? उनकी वह भावनाओं को समझ रहे हैं, व्यवहार का सही बोध कर रहे हैं। फिर कार्ल अल्बर्ट का स्पेस मॉडल, तो ये स्पेस मॉडल होता है सिचुएशनल अवेयरनेस,
प्रेजेंस, ऑथेंटिसिटी, क्लैरिटी एंड एम्पैथी। तो स्पेस, ठीक है। तो हमें सिचुएशन की अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हुआ है सिचुएशन में, फिर हमको प्रेजेंस होना चाहिए उस जगह पे जो भी बात चल रही है, फिर ऑथेंटिक होनी चाहिए वो बात, ठीक है, और क्लैरिटी होनी चाहिए अपने उद्देश्य में, और हमें एम्पैथी होनी चाहिए दूसरों के प्रति। तो यह है कार्ल अल्बर्ट का स्पेस मॉडल। फिर सामाजिक बुद्धिमत्ता की विशेषताएं क्या है? तो संवाद कौशल होना चाहिए, मौखिक और गैर मौखिक। सामाजिक नियमों और भूमिकाओं का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक भूमिकाओं को कुशलता से निभाना आना चाहिए। ठीक है, सुनने का कौशल होता है इसमें, दूसरों की भावनाओं को समझना, स्व छवि और छवि का प्रबंधन करा जाता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिर है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? ये मनुष्य की ऐसी क्षमताओं का समुच्चय है जिसमें वह अपने और दूसरों के संवेगों को देखता है, समझता है, तीव्रता का प्रभाव का आकलन करता है। तीव्रता के प्रभाव का आकलन करता है, संवेगों को प्रबंधित करता है, नियमित करता है और नियंत्रित करता है। ठीक है, तो प्रबंधित भी कर रहा है, नियमित भी कर रहा है, नियंत्रित भी, और वांछित अनुक्रिया दे रहा है ताकि संबंधों का सुचारू निर्वहन हो सके। ये हो गई संवेगात्मक। अब जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर था, उसने जो इंटरपर्सनल दिया था, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, अगर उन दोनों को जोड़ते तो वो यही बातें होती हैं। तो उसके अनुसार जो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, वो ही एक तरीके से संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसमें दूसरों और खुद के संवेगों को देखना, समझना, तीव्रता का व प्रभाव का आकलन करना, संवेगों को प्रबंधित, नियमित और नियंत्रित करना, और वांछित अनुक्रिया देना। फिर संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं? तो अपने और दूसरों के संवेगों को देखना, जानना, समझना, उनके प्रति संवेदनशील होना, अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना ताकि निर्णय प्रक्रिया में उनका ध्यान रखा जा सके, संवेगों के प्रभाव एवं तीव्रता का आकलन करने की योग्यता, संवेगों का प्रबंधन, वांछित अनुक्रिया और संबंधों का निर्वहन। तो ये हो गई कौन सी संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल क्या क्या हैं? तो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल: योग्यता आधारित, सैलोवी मेयर। तो योग्यता आधारित ईआई होती है, योग्यता आधारित इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर जो भी है, ठीक है। तो योग्यता आधारित सैलोवी और मेयर ने दिया था ये। इसमें बोला है उन्होंने संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल में, सैलोवी मेयर के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने बोला कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परीक्षण करने, उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। तो जो ये सेलोवियर मेयर है, इन्होंने अपनी एक अलग बुद्धि, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन दी है कि पर्यवेक्षण करने, उनमें विभेदन करने की योग्यता, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चिंतन और व्यवहार को निर्देशित करना। तो इसने इन्होंने पीयूएम मॉडल दिया, सेलोवियर मेयर ने। अब पीयूएम मॉडल क्या है? पहले कि प्रेसेप्शन ऑफ इमोशन, भावनात्मक अवधारणा, दूसरों की शारीरिक गतिविधियां, हाव भाव, ध्वनि का उतार चढ़ाव, आंखें, आवाज आदि को देख या सुनकर यह अनुमान लगा सके कि व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है। तो दूसरों के शारीरिक गतिविधियों को, हाव भाव को, ध्वनि का उतार चढ़ाव, आंखों, आवाज आदि को देखकर या सुनकर अनुमान लगाना। दूसरा है भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ पाना। तो जिसमें क्या होता है, यूज ऑफ इमोशन टू फैसिलिटेट थिंकिंग। ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को पढ़ना, उनमें निहित कारणों को समझना और चिंतन प्रक्रियाओं से जोड़कर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को पढ़ना है, उनमें निहित कारणों को समझना है तथा चिंतन प्रक्रियाओं से जोड़कर प्रतिक्रिया देना। ये पहली क्षमता की तुलना में अधिक परिपक्व स्थिति है। तो अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को पहले तो पढ़ना है, उनमें निहित कारणों को समझना है अपन को कि क्या क्या कारण है, ठीक है, और फिर चिंतन प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिक्रिया देना है। भावनात्मक समझ क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन, अपनी या दूसरों की भावनाओं को बारीकी से समझना। हम अपनी या अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के प्रति सटीक प्रतिक्रिया तभी कर सकते हैं जब हमें स्पष्ट समझ हो उन उसके मनोभाव में कौन कौन सी अनुभूतियां शामिल हैं। तो क्या क्या है? अपनी या दूसरों की भावनाओं को बारीकी से समझना। हम अपनी या अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के प्रति सटीक प्रतिक्रिया तभी कर सकते हैं जब हमें स्पष्ट समझ हो कि उसके मनोभाव में कौन कौन सी अनुभूतियां शामिल हैं। फिर भावनात्मक या प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, यह सबसे जटिल पक्ष है। भावनाओं को अभिव्यक्त करने से पहले और भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। तो क्या क्या है इसमें? सबसे जटिल पक्ष है मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। यह सबसे जटिल पक्ष है भावनाओं को अभिव्यक्त करने से पहले और भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। ठीक है, डेनियल गोलमैन,
उसने मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। उसने कौन-सा दिया था? तो उसने दिया था 1 सेकंड। तो डेनियल गोलमैन ने दिया आराम से, ठीक है? तो अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन, सोशल स्किल, एम्पैथी। तो अवेयरनेस है स्व जागरूकता, अपने व्यक्तित्व के भाव को समझना, साथ में यह भी समझना कि मेरे व्यक्तित्व के पक्षों का दूसरों पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर स्व नियमन, भावनाओं की तीव्रता और उनकी अभिव्यक्ति का उचित प्रबंधन। फिर आत्म अभिप्रेरण, वांछित उद्देश्य को पाने के लिए स्वयं को निरंतर प्रेरित करना। फिर सामाजिक दक्षता, व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह से बनाकर रखना चाहिए कि उन संबंधों से उसे तथा अन्य को भी लाभ हो सके। और एक होती है समानुभूति, तो दूसरों की भावनाओं को सटीक रूप से समझकर उनके समान महसूस करना, उसके समान महसूस करना और उसके सुख-दुःख में शामिल हो जाना है, ठीक है? तो ये होती है एम्पैथी कि उसकी भावनाओं को समझ लें अपन, फिर उसके समान ही अपन को महसूस करें और उसके सुख-दुःख में शामिल हो जाएँ। फिर है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का प्रशासन में लाभ क्या है? तो ये वैसे तो आएँगे नहीं, पर जैसे कि स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लेता है कोई प्रशासनिक अधिकारी, फिर बेहतर तनाव प्रबंधन होता है, समस्याओं, कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सुनता है, समायोजन, अनुकूलन क्षमता होती है, फिर कार्यस्थल पर टीम भावना का विकास होता है, जनता पर सिविल सेवक के सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होती है, सिविल सेवक की समझाने, बुझाने की शक्ति को बढ़ाता है, योजनाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। और यह योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। तो जन भागीदारी को प्रोत्साहन, योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि, जनता और प्रशासन के मध्य भावनात्मक संबंध और विश्वास को बढ़ाता है। तो ये है। अब ये सांवेगिक बुद्धि का अर्थ बार ऑन के अनुसार क्या है? तो वह क्षमता जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है। तो जो दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं, उनके साथ जो निपटने के लिए अपन को ज़रूरत है क्षमता, उसको सांवेगिक बुद्धि कहते हैं, बार-ऑन के अनुसार तथा जो पेशेवर व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। फिर केवी पैट्रियोट ईआई गुण मॉडल, ईआई का एक गुण जो जन्मजात है। फिर आती है सांस्कृतिक बुद्धि। फिर आती है कौन-सी? सांस्कृतिक बुद्धि। तो विविध सांस्कृतिक प्र प्राचलों यानी तत्व, जैसे रीति-रिवाज, विश्वास, कला, साहित्य, भाषा के अनुरूप किसी व्यक्ति की बुद्धि का ढलना, ये क्या है? सांस्कृतिक बुद्धि। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को समझने, उनके साथ अनुकूलन करने, उनके साथ काम करने की क्षमता शामिल है। ठीक है? तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को समझना, उनके साथ अनुकूलन करना, उनके साथ काम करने की क्षमता शामिल है। सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता में अपने स्वयं के सांस्कृतिक दृष्टिकोण, पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होना होता है। साथ ही में दूसरों के सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को पहचानने, उनका सम्मान करने में सक्षम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पहले तो अपने खुद के जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण हैं या अपने जो भी पूर्वाग्रह हैं, उनके बारे में अपन को जागरूक होना है। फिर दूसरे की जो संस्कृति है, उसके जो मानदंड हैं, उनकी प्रथाओं को पहचानना होता है, उनका सम्मान करना, ये शामिल होता है, ठीक है? तो इसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को समझना, उनके साथ अनुकूलन करना और उनके साथ काम करने की क्षमता शामिल है। उच्च सांस्कृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति संचार शैलियों, सामाजिक रीति-रिवाज, मूल्य, मान्यताओं में सांस्कृतिक अंतर को समझ सकते हैं। वे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ संबंध बनाने में, विश्वास स्थापित करने और सहयोग करने में माहिर होते हैं। ठीक है? तो ये हो गई कौन-सी? सांस्कृतिक बुद्धि। फिर संस्कृति और बुद्धि में क्या संबंध है? तो संस्कृति, रीति-रिवाज, विश्वास, अभिवृत्तियों, कला और साहित्य में उपलब्धियों का एक सामूहिक व्यवस्था है। इन्हीं के अनुरूप व्यक्ति की बुद्धि ढलने की संभावना होती है, ठीक है? तो रीति-रिवाज, विश्वास, अभिवृत्तियों, कला और साहित्य में उपलब्धियों की एक सामूहिक व्यवस्था है। इन्हीं के अनुरूप व्यक्ति की बुद्धि ढलने की संभावना होती है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है। तो स्टर्नबर्ग कहता है कि जो बुद्धि है, वो संस्कृति से ही मतलब अ, उत्पादित होती है, मतलब उसी का परिणाम है। अब सांस्कृतिक बुद्धि में और संस्कृति और बुद्धि में क्या संबंध है? तो अपन देख रहे थे स्टर्नबर्ग है, उसने बोला है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है। पर वाइगॉटस की है, उसके अनुसार संस्कृति में ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। कुछ प्रारंभिक क्रियाएँ होती हैं जैसे रोना, चलना, दौड़ना, ये सर्वव्यापी होती हैं। तो वाइगॉटस्की कहता है कि कुछ तो होती हैं सर्वव्यापी, है ना? परंतु कुछ होती हैं उच्च मानसिक प्रक्रियाएँ,
जो संस्कृति का ही प्रतिफल होती हैं। और जैसे कम विकसित समाज में सामाजिक कौशल पर अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि अधिक विकसित समाज में तर्क, शक्ति, निर्णय योग्यताओं को अधिक महत्व है। ठीक है? तो सर्वव्यापी में तो कौन सी आ गई? रोना, चलना, दौड़ना। ये होती हैं कुछ प्रारंभिक क्रियाएँ और कुछ होती है उच्च मानसिक प्रक्रियाएँ, ठीक है? अब जैसे संस्कृति बुद्धि का आकलन करें, तो 4 क्षमताएँ के अनुसार अपन इसका आकलन कर सकते हैं सांस्कृतिक बुद्धि का। तो होती है अभिप्रेरणा, तो सीक्यू ड्राइव इसको कहते हैं, अभिप्रेरणा यानी कि तो विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करने की रुचि, विविध सांस्कृतिक अनुभवों से आनंद लेना, लाभ प्राप्त करना। तो अपनी रुचि क्या है, ठीक है? फिर अनुभव क्या है, अनुभवों से आनंद ले रहे हैं, लाभ प्राप्त करना है, वो अभिप्रेरणा है। फिर संज्ञान, तो विभिन्न संस्कृतियों की आर्थिक और कानूनी प्रणालियों तथा सामाजिक मापदंडों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में ज्ञान होना। तो विभिन्न संस्कृतियों की आर्थिक और कानूनी प्रणाली हो गई, सामाजिक मापदंड हो गए, और धार्मिक मान्यताओं के बारे में ज्ञान, ये हो गया संज्ञान। तो अभिप्रेरणा तो क्या होगी कि सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करने की रुचि, विविध सांस्कृतिक अनुभवों से आनंद लेना, लाभ प्राप्त करना, ये हो गया अभिप्रेरणा। संज्ञान क्या हो गया कि विभिन्न संस्कृतियों की आर्थिक और कानूनी प्रणालियों, सामाजिक मापदंड और धार्मिक मान्यताओं के बारे में ज्ञान होना। फिर मेटा संज्ञान, तो मेटा संज्ञान क्या है कि ये विभिन्न परिस्थितियों में रणनीति बनाना, उनकी मान्यताओं की जांच करने तथा अपने मानसिक लेवल पर समायोजित करना। तो विभिन्न परिस्थितियों में अपन क्या रणनीति बना रहे हैं, फिर उनकी मान्यताओं की जांच कर रहे हैं, वही मेटा संज्ञान है। फिर व्यवहार, व्यवहार क्या है? संस्कृतियों में वर्बल नॉन वर्बल व्यवहार को अनुकूलित करने की क्षमता। तो संस्कृति में वर्बल हो गए और नॉन वर्बल व्यवहार को अनुकूलित करने की क्षमता ही होती है व्यवहार। फिर सांस्कृतिक बुद्धि एक प्रशासक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि बदलते परिवेश और वैश्वीकरण के कारण एक व्यक्ति को विभिन्न संस्कृतियों में कार्य करना होता है, ठीक है? फिर इन विभिन्न संस्कृतियों को जानने और प्रभावी संप्रेषण संगठन की कार्यकुशलता और लाभदायकता को बढ़ाता है ये, ठीक है? फिर प्रशासक को विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश को समझने और उसके अनुसार निर्णय लेने में सहायक होती हैं। अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोगों के बीच कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। फिर सांस्कृतिक दूरियों और ज्ञान अंतराल को खत्म करने का कार्य करते हैं ये, ठीक है? सांस्कृतिक विकास में सहायक बनते हैं। तो ये हो गई इसकी क्यों आवश्यक है ये प्रशासन में। तो ज्ञान अंतराल को खत्म करती है, संस्कृति विकास में सहायक है, अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच कार्य करने की प्रेरणा देती है, निर्णय लेने में सहायक है, ठीक है? संगठन की कार्यकुशलता और लाभदायकता को बढ़ाती है। फिर आध्यात्मिक बुद्धि, ये होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो यह एक बुद्धि का उच्च स्तर है, जहाँ यह जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को पहचानने, समझने और किसी विश्व दृष्टि और व्यवहार में एकीकृत करने की क्षमता संदर्भित करती है। तो किसी मतलब आध्यात्मिक पहलू को पहले तो पहचानना है, उनको समझना है, फिर किसी विश्व दृष्टि और व्यवहार में एकीकृत करने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसमें जीवन के अर्थ, उद्देश्य, सभी चीज़ों के अंतर्संबंध जैसे अस्तित्व संबंधी प्रश्नों की समझ को गहरा करना शामिल है, ठीक है? परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति बनाए रखते हुए ज्ञान, करुणा के साथ कार्य करना होता है इसमें। फिर विचार, विचार क्या है? दनाह जौहर। तो दाना जौहर है ना, उसने अपनी किताब थी 1997 की, रिवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन में, उसमें इसका नाम दिया है सब कैन ओ डोनेल। तो कैन ओ डोनेल उन्होंने दिया था शब्द इसका, ठीक है? फिर हार्वर्ड गार्डनर था, उसने एक अस्तित्ववादी बुद्धि का सुझाव दिया था जो मानव संसार के छुपे रहस्यों का ज्ञान की बात करता है। फिर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता किसी विशिष्ट धार्मिक आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली से बंधी नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय अनुभव, ब्रह्मांड के भीतर हमारे स्थान की व्यापक समझ शामिल है। इसमें आत्मनिरीक्षण, सचेतन अभ्यास, दार्शनिक पूछताछ और विविध आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जुड़कर विकसित किया जा सकता है, ठीक है? फिर विशेषताएं, विशेषताएं क्या है? दाना जोहर ने आध्यात्मिक बुद्धि में अंतर्निहित 12 विशेषताएं बताई हैं, जिनमें कुछ निम्न कौन सी है? जैसे कि एक तो आत्म जागरूकता होनी चाहिए, फिर सहजता यानी कि स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए जो कि मूल्य आधारित होती है, मूल्य आधारित दृष्टि होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, फिर क्षेत्र की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फील्ड इंडिपेंडेंस, फिर नम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी, मौलिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू आस्क वाई क्वेश्चंस कि भाई मतलब कि क्यों है ये,
तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए और प्रतिकूलता का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। तो इन्होंने क्या है 12 विशेषताएँ बताई हैं धनाच ने आध्यात्मिक बुद्धि में। कौन-कौन सी? एक तो आत्म जागरूकता, ठीक है? कि अपने क्या पूर्वाग्रह हैं वो सब। फिर सहजता होनी चाहिए, मूल्य आधारित दृष्टि होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, क्षेत्र की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, मौलिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रतिकूलता का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। फिर बुद्धि के सिद्धांत, तो मनोमितिक उपागम। मनोमितिक उपागम ये है साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है इन्होंने। बुद्धि क्या है? अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय है मनोमितिक उपागम के अनुसार। फिर सूचना प्रक्रमण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इसके अनुसार तर्क एवं समस्या समाधान में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के आधार पर है ये। केंद्र बिंदु व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं होती हैं इसमें। तो सूचना प्राक्रमण उपागम एवं समस्या समाधान में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। केंद्र बिंदु व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती हैं। फिर एक कारक सिद्धांत, तो ये किसने दिया है? विनय ने। तो बुद्धि योग्यताओं का एक समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में किसी एक या अधिक समस्याओं के समाधान में करता है, ठीक है? तो बुद्धि क्या है? योग्यताओं का एक समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में किसी एक या अधिक समस्याओं के समाधान में करता है, ठीक है? एक कारक सिद्धांत है। फिर द्विकारक सिद्धांत आता है, चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था। तो ये कहता है कि 2 फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर वे मानसिक क्रियाएँ होती हैं जो प्राथमिक होती हैं, जो सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है जिनका प्रभाव, ठीक है? तो सभी प्रकार के कार्य के निष्पादन पर पड़ता है ये। फिर विशिष्ट कारक होते हैं, जो क्षेत्र संबंधित विशिष्ट होती हैं, जैसे कि कोई खिलाड़ी होता है तो उसके अंदर मतलब वो खिलाड़ी वाला गुण ज़्यादा अच्छा होता है, वो वाली बुद्धि ज़्यादा होती है उसकी। जैसे गायक हो गया तो उसमें गाने वाली बुद्धि ज़्यादा होगी। तो ये कौन-सी है? द्विकारक सिद्धांत है चार्ल्स स्पियरमैन ने। तो चार्ल्स स्पियरमैन ने तो दिया है कौन-सा? द्विकारक। फिर एक कारक सिद्धांत दिया है बिने ने। उन्होंने बोला था कि योग्यताओं का एक समुच्चय है जिसका उपयोग पर्यावरण में किसी एक या अधिक समस्याओं के समाधान में करता है, ठीक है? और बुद्धि के सिद्धांत क्या है? एक तो मनोमितिक उपागम यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच, एक है सूचना प्राक्रमण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है? फिर ये हो गई। फिर है पदानुक्रमिक मॉडल, ऑर्थर जेनसन। योग्यताएं दो स्तर की होती हैं। पहली सहचर्य अधिगम स्तर की, एसोसिएटिव लर्निंग। तो आगत और निर्गत लगभग समान होते हैं। बायोलॉजिकल लगभग सभी में समान, खाना उठना बैठना, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? बायोलॉजिकल पे लगभग सभी में समान होती हैं, खाना, उठना, बैठना ये सब। दूसरी होती है संज्ञानात्मक सक्षमता स्तर, ठीक है? तो आगत को प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करती है। तो आगत को प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करती है ये। जैसे लॉजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पदानुक्रमिक मॉडल हो गया। फिर थर्स्टन हो गया, लुईस थर्स्टन। तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, ठीक है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है ये थ्रस्टन के अनुसार। 7 मानसिक प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, जैसे कि वाचिक, ये होगी वर्बल कम्प्रीहेंशन। फिर संख्यात्मक, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी। तीसरी हो गई देशिक संबंध या स्पेटियल रिलेशन, ठीक है? फिर चौथी हो गई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष गति, ये हो गया परसेप्चुअल स्पीड। और शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, स्मृति मेमोरी। और आगनत आगमनात्मक तर्कन, तो इंडक्टिव रीजनिंग। तो कौन-कौन सी बताई है थ्रस्टन ने? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत बताया है। और कौन-कौन सी हैं? 7 हैं। वाचिक का बोध होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? संख्यात्मक योग्यता होनी चाहिए। फिर देशिक संबंध होनी चाहिए, जिसमें अपन देखें देशिक संबंध। फिर प्रत्यक्षिक गति, तो प्रत्यक्षिक गति होनी चाहिए, शब्द प्रवाह अच्छा होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए और है आगमनात्मक तर्कना, ठीक है? तो ये सब होने चाहिए। फिर बौद्धिक बुद्धि संरचना मॉडल, तो गिलफोर्ड ने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने। तीन उसने 3D मॉडल दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। तो 3 डायमेंशन में वर्गीकृत किया गया है इसको, ठीक है? 3D मॉडल दिया है। पहला इसका ओसीपी करके है इसका मॉडल। पहले आता है ऑपरेशन, संक्रियाएं। तो बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन, संधारणा, संधारण, उत्पादन, ये सब है। फिर दूसरी है कंटेंट। कंटेंट यानी विषय वस्तु, सामग्री या सूचना पर सामग्री या सूचना का स्वरूप जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती हैं। श्रवणात्मक, दृश्यात्मक, व्यवहारात्मक।
तो सामग्री या सूचना का स्वरूप जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती हैं। तो श्रवणात्मक होती हैं, दृश्यात्मक होती हैं, व्यवहारात्मक होती हैं। फिर उत्पाद, तो उत्पाद होती है प्रोडक्ट, जिसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है, उत्पादों को इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण इन सब में करता है। ठीक है। ओसीपी, तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। फिर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों, अपने समाज और संस्कृति को पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को अनुकूलित करने, परिवर्तित करने और कुछ पक्षों को चुनने की क्षमता देता है। ठीक है। तो इसने कौन सा दिया है? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों, अपने समाज, संस्कृति को पूर्ति करने के लिए पर्यावरण को अनुकूलित करने, परिवर्तित करने और कुछ कुछ पक्षों को चुनने की क्षमता देता है। ठीक है। तो ये है, इसमें कौन कौन से हो गए बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत में? एक तो होता है सांदर्भिक उपसिद्धांत, अनुभविक उपसिद्धांत, घटकीय उपसिद्धांत। फिर घटकीय उपसिद्धांत में होता है अघि-घटक, फिर एक होता है निष्पादन घटक और एक होता है ज्ञानार्जन घटक। फिर होता है बुद्धि मापन। बुद्धि मापन में इंटेलिजेंट कोशिएंट। अब इंटेलिजेंट कोशिएंट इसमें क्या है? 1992 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने विकसित किया था इसको। और इसने कुछ बताया है, जैसे मानसिक आयु होती है और एक कालानुक्रमिक आयु होती है। मानसिक आयु मेंटल एज होती है, अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति का बौद्धिक विकास कितना हुआ है वो देखते हैं। और कालानुक्रमिक आयु इसमें वर्तमान आयु होती है। ठीक है। तो कालानुक्रमिक आयु तो वर्तमान आयु हो गई, और मानसिक आयु होती है जो अपनी आयु वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में कितना विकास हुआ है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो बिने साइमन इसे बौद्धिक मंदता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अगर कह रहे कोई की मानसिक आयु है, ठीक है, वो कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम है, तो उसे बौद्धिक मंदता कहते हैं। ठीक है। फिर बौद्धिक असशक्तता क्या है? तो बौद्धिक प्रक्रियात्मकता सामान्य स्तर से बहुत कम, यानी 70 से कम। तो बौद्धिक प्रक्रियात्मकता सामान्य स्तर से बहुत कम होती है, 70 से कम, जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं जैसे 0 से 18 एज में प्रकट होती है। फिर उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। ठीक है। तो ये सब है। फिर आगे चले, तो जैसे ये उन्होंने बताया है डायग्राम कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअली 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 गिफ्टेड कौन कौन है। जैसे कि 120 से ऊपर जा रहे हैं ना, वो सबकी अच्छी है, 110 के ऊपर वालों की उच्च होती है। फिर संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कैश, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कैश है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली जेपी दास और नागलिरी द्वारा विकसित की गई है। विश्वविद्यालय शिक्षा से अप्रभावित मूल्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन के लिए हुई है ये। ठीक है। इस परीक्षण माला में वाचिक, वर्बल और अवाचिक दोनों ही प्रकार के कृत्य रखे गए हैं। यह परीक्षण माला 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है। जेपी दास और नागलिरी द्वारा विकसित है ये। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली जेपी दास तथा नागलिरी द्वारा विकसित है, विश्वविद्यालय शिक्षा से अप्रभावित रही है मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन के लिए। ठीक है। इस परीक्षण माला में वाचिक यानी वर्बल तथा अवाचिक नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के कृत्य रखे गए हैं। यह परीक्षण माला 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्तियों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन कर सकती है। ठीक है। फिर आता है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व में क्या देखें, तो इस